खबर तफसील से 3 तलाक कानून को गैर आईनी करार देने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सीरतुन नबी कमेटी की जानिब से दाखिल अर्जी पर अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए मामले को अहम मामले के साथ नत्थी कर दिया है। मरकज को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने तबसरा किया कि हुकूमत अगर कोई कानून बनाती है या कोई ऑर्डिनेंस लाती है तो लोग इसे चुनौती देने के लिए अदालत चले आते हैं। इसी बाबत मरकज को नोटिस जारी किया गया है। 3 तलाक कानून को गैर आईनी करार देने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। ये अर्जी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सीरतुन नबी कमेटी की जानिब से दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई की और समाअत करते हुए अदालत ने मरकजी सरकार को, मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए मामले को अहम मामले के साथ नत्थी कर दिया है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, मरकजी सरकार को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने क्या कुछ कहा है? जी देखिए, ट्रिपल तलाक कानून को असंवैधानिक घोषित करने को लेकर दाखिल किया गया है याचिका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और एक और संस्था है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग किया है कि केंद्र सरकार ने जो कानून इंट्रोड्यूस किया है वो असंवैधानिक है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उसको उस पर सुनवाई करके आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी भी की कि इससे संबंधित कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं, और जो अहम टिप्पणी थी वो यही थी कि अगर सरकार किसी भी प्रकार से कोई कानून या अधिसूचना जारी करती है तो लोग तुरंत उसको चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट दौड़े चले आते हैं उसको चुनौती देने के लिए, जो फिलहाल गलत है। चूंकि ट्रिपल तलाक से संबंधित कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, दर्जनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ट्रिपल तलाक से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिस पर सीजीआई ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये बात कही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया है। अब जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो देखा जाएगा कि इस मामले में केंद्र सरकार अपना क्या कुछ जवाब देती है। इसका मतलब सुशील पांडे, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि जब आम लोगों के लिए कानून सरकार बनाती है तो आखिर क्यों लोग इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं खामी है। सुप्रीम कोर्ट ने ना कहते हुए इशारा किया। अगर इस मामले पे अगली सुनवाई की बात करें और मरकजी सरकार की तरफ से नोटिस दाखिल करने की बात करें तो क्या कोई डेडलाइन तय की गई है? जी देखिए, ट्रिपल तलाक को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। केवल सुप्रीम कोर्ट अभी उन्हीं याचिकाओं को फिलहाल सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर रहा है केंद्र सरकार को। हालांकि केंद्र सरकार से उसने जवाब मांगा है और केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। जी, बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से शुमाली हिंदुस्तान और दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए हाइड्रोजन पर मबनी ईंधन तकनीक तलाश करने को कहा है। मरकजी हुकूमत ने अदालत को बताया है कि ऐसी तकनीक तलाश करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में 3 दिसंबर को अदालत में रिपोर्ट दाखिल करेगी। उधर दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 467, लोधी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 406, चांदनी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 तक पहुंच चुका है। और अगर बात नोएडा की करें तो नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572, गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 511 तक पहुंच चुका है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो कि दिखा रहा है लोधी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 406, चांदनी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 393। वहीं आईआईटी की अगर बात कर ले तो आईआईटी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 तक पहुंच चुका है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572 पर है, तो वहीं गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 511 तक पहुंच गया है। बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार हालांकि रखा है। कर्नाटक के साबिक स्पीकर रमेश कुमार ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अरकान को नाअहल करार दिया था। नाअहल करार दिए गए अफराद को अदालत ने जिमनी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। साबिक स्पीकर रमेश कुमार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 5 दिसंबर को कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात होने हैं। नाअहल करार दिए गए अरकान में आर रोशन बेग भी
शामिल हैं। कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए अरकान असेंबली को कोर्ट से राहत मिली है। इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अलवी का कहना है कि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को इसका फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए और ये बाई इलेक्शन होगा, इसमें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कर्नाटका की सरकार गिरेगी, ये निश्चित है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार इसको लगातार डिले करती चली जा रही थी, क्योंकि उनको डर है कि चुनाव होने के बाद वो सरकार में नहीं रह पाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर हक जानकारी यानी आरटीआई के दायरे में आएगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर 7 अप्रैल में मुकम्मल हो चुकी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जनवरी 2010 को अपने एक तारीखी फैसले में कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर हक जानकारी यानी आरटीआई के तहत आता है। उसने मजीद कहा था कि अदालती आजादी जज का खुसूसी हक नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एन वी रामन्ना, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस संजीव खन्ना और डीवाई चंद्रचूड़ पर मुश्तमिल आईनी बेंच दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर फैसला सुनाएगी। और अब बात महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल की। महाराष्ट्र में सदराज के निफाज को चैलेंज करने वाली शिवसेना की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है, जबकि दूसरी जानिब सियासी जमातें हुकूमत साजी की कोशिशों में भी जुटी हुई हैं। जराये के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग बीती शब हुई। दूसरी जानिब आज सुबह एनसीपी और कांग्रेस की भी मीटिंग हुई है। जराये ऐसा कह रहे हैं कि तीनों जमातें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वज़ा करने वाली हैं। इत्तलात के मुताबिक एनसीपी और शिवसेना का वजीर आला 2.5 साल का होगा। इसके अलावा नई हुकूमत में 42 वज़रा हो सकते हैं, यानी तीनों जमातों के 14 वजीर होंगे। नए फॉर्मूले के मुताबिक नायब वजीर आला और असेंबली स्पीकर कांग्रेस का हो सकता है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में मीटिंग हुई। उसमें तय हुआ कि जो शिवसेना का प्रस्ताव आया है उस पर बैठ के गहन विचार किया जाएगा। कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के बाद ही कोई निर्णय होगा। शिवसेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव जी ने भी यही बात को स्पष्ट किया है कि जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है, तो वो भी चाहते हैं कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने ताकि आगे बढ़ा जाए। जहां तक समय का सवाल है, अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद समय ही समय है। बैठ के हम सारे बिंदुओं पे विचार करेंगे। पहले कांग्रेस के साथ सहमति बनेगी तो शिवसेना के साथ, और निश्चित रूप से पर्यायी सरकार की दिशा में कदम उठाया जाएगा। सॉल्व करने का ज्यादा सवाल ही नहीं उठता। हम जब किसी के पास जाएंगे गवर्नमेंट करने के लिए, तो ये दोनों भी गवर्नमेंट के अंदर आने वाले हैं या नहीं, या बाहर से सपोर्ट करने वाले, ऐसे अलग इश्यू है। ये तो इश्यू है ना। हमारा मैनिफेस्टो तो साथ था, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट में जो पोस्ट रहती है वो कौन से पोस्ट पे काम करने वाला है, कौन उसमें सहभागी होने वाला है, कौन बाहर से सपोर्ट करने वाला है, ये ऐसे अलग इश्यू है। आगे विधान परिषद के चुनाव हो, आगे जो भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन, सब एक इश्यू नहीं, ऐसे बहुत से इश्यू है। उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। हमने हमारे पवार साहब जी ने पुलोद ये भी 78 में करके दिखाया है। एनडीए का भी काम वाजपेयी साहब ने करके दिखाया है। 99 से 2014 तक कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कुछ हमारे साथी, इन्होंने भी 15 साल का गवर्नमेंट चला के दिखाया है। तो इसमें अभी दूसरे कुछ परिस्थिति निर्माण हुई है। वो परिस्थिति में रास्ता निकालने के लिए हमें एक दूसरे के साथ डायलॉग करना पड़ेगा, और उसके बाद ही क्या होगा ये महाराष्ट्र को पता चलेगा।
कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद आज जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। रवानगी से पहले इन्होंने मीडिया से बातचीत की। इन्होंने कहा कि वो जम्मू में किसी सियासी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे। नॉर्मली मैं समर में अपने डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं, लेकिन इस साल तो इजाज़त ही नहीं दी जाने की। अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से ही स्टेट में घूम रहे हैं, तो एक साल के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूं। कोई खास पॉलिटिकल प्रोग्राम तो है नहीं, लोगों से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे। लेकिन आज मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं ऐसे वक्त में जा रहा हूं कि जहां पूरे डिस्ट्रिक्ट में शोक मनाया जा रहा है। कल की जो घटना हुई एक्सीडेंट की डिस्ट्रिक्ट डोडा में और मरमत के 16 लोग मारे गए, तो उस शोक में भी मैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ बराबर और उन परिवारों के साथ बराबर उनके अफसोस में शामिल हूं। और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा और चिनाब वैली पूरी ये तो एक डेथ ट्रैप बन गया। हजारों लोग साल के मरते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, एक रीजन में होते हैं, वो चिनाब वैली में होते हैं और हज़ारों जानें हर साल जाती हैं। तो इसके लिए मैं नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी और नई एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये निवेदन करूंगा कि पहला सबसे जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो चिनाब वैली में ये एक्सीडेंट कैसे बंद हो जाए और ये हज़ारों जानें किस तरह से ज़ाया होने से बच जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं, जहां वो 11वें ब्रिक्स इजलास में शामिल होंगे। पीएम मोदी छठी बार ब्रिक्स सरबराह इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पहली बार वजीर आजम 2014 में ब्राजील के फोर्टालिजा में हुए ब्रिक्स इजलास में शामिल हुए थे। इस बार ब्रिक्स इजलास का मौजू बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक्तिसादी तरक्की है। पीएम मोदी के साथ सरमायाकारों का वफ्द भी ब्राजील गया है। ये वफ्द ब्रिक्स बिजनेस फोरम में शिरकत करेगा। इजलास के हाशिए पर पीएम मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। कोलकाता में डेंगू मर्ज के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए जहां कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवामी बेदारी पर जोर दिया, तो वहीं लेफ्ट पार्टियों ने इसे हुकूमत और कॉर्पोरेशन की गफलत का नतीजा बताते हुए पुरजोर तहरीक चलाने का इरादा जाहिर किया है। अब तक 21 लोगों की अमवात हो चुकी है। कोलकाता के मुख्तलिफ इलाके इन दिनों डेंगू बुखार की लपेट में है। अब तक 21 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें खुद कॉरपोरेशन का एक इंजीनियर शामिल है, जबकि रियासत भर में 23,000 लोग इस बुखार में मुब्तला हैं। सीपीएम लीडर डॉक्टर फवाद हलीम ने इसके लिए हुकूमत और कॉरपोरेशन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इस ताल्लुक से बेदारी मुहिम नहीं चलाई गई, जबकि कॉरपोरेशन के मेयर फरहाद हकीम ने डेंगू के बढ़ते मर्ज की असल वजह लोगों में बेदारी न होना बताया। सामाजिक स्तर पर मुकाबला करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक हेल्थ मेजर्स। ये पब्लिक हेल्थ मेजर्स का जिम्मेदारी रियासती सरकार और कॉरपोरेशन का है, तो यकीनन उनके जो खामियाजा है इसमें, और जिसके लिए डेंगू के मौतें हो रहे हैं और मरीज के तादाद बढ़ रही है, इसके लिए ये तो मुद्दा बनना ही है। गंदगी की वजह से हो रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही है इसके वजह से। इससे तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ के धांगल लोगों को बोलते हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार उन लोगों को बोलते हैं हम लोग कि भाई इसको साफ सफाई के ध्यान दीजिए। गली में एक हफ्ता झाड़ू नहीं पड़ता, उसके लिए बोलते हैं। हाँ, परेशान नहीं है, कैसी नहीं परेशान है। अभी हर घर में आपको कोई ना कोई बुखार लगा हुआ मिलेगा आदमी। डेंगू के मरज से बस्तियों के लोग ज्यादा मुतासिर हैं। इन इलाकों में पानी की किल्लत के बाद लोग पानी जमा रखते हैं, जो डेंगू के मच्छर के अफजाइश की बड़ी वजह बनती है। साथ ही इलाकों में पानी जमा होने, गंदगी का अंबार, इलाज का मुनासिब इंतजाम न होने पर भी लोग काफी परेशान हैं।
डेंगू बुखार बहुत जोर हो रहा है, बहुत आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, बहुत डेंजर हो जा रहा है कि संभाल नहीं सक रहा आदमी। सरकार को ये देखना चाहिए, अच्छा डॉक्टर को पेश करना चाहिए, अच्छा को दिखाना चाहिए। बंगाल में तेजी से फैल रही है डेंगू की वबा, लोग परेशान है, वहीं हुकूमत भी फिक्रमंद है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीमारी इतनी तेजी से रियासत में फैली कैसे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब बंगाल में डेंगू और मलेरिया 0% पे थे। ऐसे में आइंदा साल कारपोरेशन के इलेक्शन होने हैं। अब देखना यह है कि इस इलेक्शन में डेंगू की सूरत हाल, डेंगू की ये वबा अपोजिशन जमातों के लिए एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। कैमरामैन मानुष रंजन घोषाल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। तो डेंगू की वबा से अब मगरबी बंगाल के लोग परेशान हैं, कई अमवात अब तक हो चुकी हैं। शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ रही हैं, तहरीक चलाने की अपोजिशन पार्टियां इसकी बात कर रही हैं, बात अलग है, लेकिन इस पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कितना काबू पाया गया ये जानने की कोशिश करेंगे। अब शबाना बताइएगा कि अब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या कोई इकदाम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और सिर्फ जबानी बातें हो रही हैं? देखिए सना, अभी तक जो डेंगू का जो रेशियो सामने आया है, जो कितने लोग डेंगू से जो है वो मुतासिर हुए हैं, उसमें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 23,000 लोग हैं, जबकि बीजेपी और दूसरी अपोजिशन जमातें ये आंकड़ा 50,000 को बता रही है। तो इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि बंगाल में डेंगू की क्या सूरत हाल है। और एक ऐसे वक्त में जब बारिश हो चुकी, बुलबुल कहा जाता है कि बारिश हो जाने के बाद डेंगू का असर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बुलबुल तूफान के बाद भी आज भी डेंगू का एक मरीज जो है वो एडमिट हुआ है गैर सरकारी अस्पताल में। तो अंदाजा लगा सकती है कि क्या सूरत हाल है। हालांकि हुकूमत की तरफ से कई इक़दाम किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो आपने देखा कि बस्तियों की जो सूरत हाल है, जहां बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। शबाना, आपने कहा कि हुकूमत की तरफ से इक़दाम उठाने की बात कही जा रही है, अब तो देर हो गया, अब तो हुकूमत की तरफ से कदम उठाए जाने चाहिए। क्या जमीनी सूरत हाल कुछ अलग पहले से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है? बिल्कुल सना के जिस तरह से कहा गया कि हम एक रैली निकाली गई कारपोरेशन की तरफ से, लेकिन जो मोहल्लों में जिस तरह से बैनर लगाने चाहिए थे, जिस तरह से कारपोरेशन कर्मचारियों को भेजना चाहिए था, पाउडर डाला जाता है इलाकों में, वो सब नजर नहीं आया। जिस तरह से हेल्थ सेंटर होने चाहिए थे ब्लड टेस्ट के लिए, वो सब जो है वो नजर नहीं आया, जिसकी वजह से जो है ये वबा और तेजी से फैली और अस्पतालों के लिए भी इसको संभालना मुश्किल था। आप देखें कि कोलकाता कारपोरेशन का एक इंजीनियर, वो और उनके जो फादर हैं, वो दोनों डेंगू की शिकायत लेकर अस्पताल में दाखिल हुए और उस इंजीनियर की मौत हो गई। तो एक कोलकाता कारपोरेशन जो इन सब चीजों के लिए बहुत पहले से तैयारी करते हैं, बरसात आने से पहले से ही तैयारी की जाती है किस तरह से मलेरिया और डेंगू के जो असरात होंगे उसकी रोकथाम की जा सकेगी, लेकिन खुद कारपोरेशन का अल्लाह ही अगर इसमें अपनी जान गंवा बैठा है, तो अंदाजा लगाए कि जिस तरह से बस्ती इलाकों में जहाँ पर ज्यादा इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, वहाँ किस तरह से काम किए गए होंगे। और उसके बाद जो असरात थे, जैसा सोचा जा रहा था कि बरसात के बाद ये वबा फैलती है, तो वही हुआ। और आज भी जब बरसात खत्म हो चुका है, मौसम ठीक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद डेंगू जो है वो तेजी से फैल रहा है। हालांकि कारपोरेशन ये कह रही है कि लोग अवेयर नहीं है, पानी जमा रखने की वजह से जो है वो ज्यादा डेंगू फैलता है। तो सवाल ये उठता है कि बस्ती इलाकों में जहाँ पानी की किल्लत है, और ये सही बात है कि लोग जो है वो 4-4 दिन पहले तक जो है वो पानी जमा करके उन पानी को इस्तेमाल करते हैं। जो डेंगू का जो लार्वा है, जो मच्छर है, वो ज्यादा तेजी से इन पानियों में, जो साफ पानी होता है, जो बाल्टी देगचियों में लोग जमा करके रखते हैं, वहाँ फैलता है। लेकिन सवाल ये उठता है फिर कारपोरेशन की तरफ से उन इलाकों में बेदारी बैनर क्यों नहीं लगाए गए? जाहिर सी बात है, बड़ी बड़ी बातें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कही जा रही हैं कि लोगों में बेदारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों को बेदार करने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से लोगों को बेदार नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एनसीपी कांग्रेस ने कमेटी तश्कील दे दी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी सीएमपी बनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। दोनों पार्टियों के 5-5 मेंबर कमेटी में शामिल है। सदराज के निफाज के साथ ही तमाम पार्टियां हुकूमत साजी में मसरूफ नजर आ रही हैं। इस बीच कड़ी को बढ़ाते हुए एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए कमेटी की तश्कील भी दे दी गई है। दोनों पार्टियों के 5-5 मेंबर कमेटी में शामिल होने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर
एनसीपी और कांग्रेस पहले से ही इशारे देती हुई आ रही है कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। अब ये खबर आ रही है कि एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से कमेटी तश्कील दे दी गई है। 5 मेंबर कौन कौन हैं जानने की कोशिश करते हैं। हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ रहे हैं। अमित, क्या ये पता चल पाया कि कमेटी जो तश्कील दी गई है उसमें दोनों पार्टियों के 5 मेंबरान कौन कौन होंगे? देखिए, निश्चित तौर पे एनसीपी की तरफ से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, नवाब मलिक, ये 5 लोग हैं एनसीपी से। और कांग्रेस से हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान और उनके जो अपोजिशन लीडर हैं विजय वडेट्टीवार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे। ये 5 लोगों की कमेटी जो है बनी हुई है और दोनों ही पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी एनसीपी के जयंत पाटिल और कांग्रेस के बालासाहेब थोराट, ये एक साथ बैठक करेंगे। बैठक पे जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मामले पे चर्चा होगी, फॉर्मूला तय होगा और फॉर्मूला तय होने के बाद जो है हाईकमांड को जो है इसकी जानकारी दी जाएगी। जब हाईकमांड को इसकी जानकारी दी जाएगी तो हाईकमांड जो है उसमें मोहर लगाएगा या उसमें और कुछ जो है ऐड करना है वो ऐड करेगा। उसके बाद जब इन दोनों पार्टियों के फाइनल एजेंडे तय हो जाएंगे यानी फाइनल फॉर्मूला जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का तय हो जाएगा, उसके बाद इस फॉर्मूले को जो है शिवसेना के सामने रखा जाएगा और कहा जाएगा कि हमने ये तय किया। फिर उस पर शिवसेना की विचार लिया जाएगा कि शिवसेना उसमें क्या कुछ जोड़ती है या उसमें से कुछ चीजों को जो है हटाया जाता है। तो पहले ये 2 पार्टियां आपस में जब सहमति हो जाएगी तब इस प्रोग्राम को शिवसेना के सामने रखा जाएगा। लेकिन इसकी पहल हम देख सकते हैं कि हो गई है। कल ही ये तय हुआ कि देर शाम को जब बैठक ली गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि हम पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम शिवसेना चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। तो आज पहल हो चुकी है और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने 5 प्रतिनिधियों का नाम जो है डिसाइड कर लिया है। ठीक है अमित राय, एनसीपी कांग्रेस ने कमेटी तश्कील दे दी है यानी हुकूमत साजी की तरफ धीरे धीरे कदम एनसीपी और कांग्रेस अब बढ़ा रही है, जिसके बाद शिवसेना के सामने सीएमपी रखा जाएगा। लेकिन उधर ये भी खबरें आ रही हैं कि शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी उनके साथ राब्ता करने में जुड़ी हुई है। क्या लगता है कि एनसीपी कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी, इससे पहले बीजेपी शिवसेना से फिर बातचीत करना शुरू कर देगी, कहीं ऐसा ना हो जाए? देखिए, ऐसा है कि अंदर खाने जो है बातचीत शुरू है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। कल पत्रकार परिषद में भी ये पूछा गया था उद्धव ठाकरे से कि बीजेपी की तरफ से रास्ता बंद हो गया, तो उद्धव ने कहा कि रास्ता बंद नहीं हुआ, कहीं से हर पार्टी से चर्चा शुरू है। लेकिन अगर इस बार बैकफुट पे शिवसेना आ जाती है तो कहीं न कहीं किरकिरी जो है उसकी बहुत हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनसीपी और कांग्रेस से हमारी बातचीत चल रही है और अहमद पटेल ने भी साफ कर दिया था कि उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी को फोन किया था, उनसे भी चर्चा की थी, शरद पवार से भी बातचीत हुई थी। तो अब ऐसा नहीं लगता कि शिवसेना बीजेपी की ओर जो है दोबारा झुकाव करेगी, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर शुरू से ही ये चीजें तय हो रही थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला हो, मुख्यमंत्री जो है 2.5 साल हमारा और फिर मुख्यमंत्री आधा 2.5 साल बीजेपी का हो, लेकिन इस मुद्दे पे जिस तरह सहमति नहीं बनाई, फिर जाके जो है गैर विचारधारा वाली पार्टियां ने कांग्रेस और एनसीपी से संपर्क किया शिवसेना ने। तो अब जो है वापस बैकफुट पे आने का सवाल नहीं पैदा होता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और ऐसे में दोनों ही रीजनल पार्टियां यानी शिवसेना और एनसीपी के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शिवसेना के नंबर जो है लगातार कम होते जा रहे हैं। 2014 के चुनाव में उन्हें 63 सीटें मिली, तो अब जाके 56 पे आ गए। कहीं अगले चुनाव में नंबर और न कम हो जाए। धीरे धीरे शिवसेना का अस्तित्व जो है, जो उसकी जमीन और खिसकती नजर आ रही है, इसको देखते हुए ये जो एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, ये तीनों पार्टियों के लिए जो ये बहुत अहम है कि वो सरकार बनाए, अच्छे से 5 साल सत्ता चलाएं, ताकि इसका असर जो है 5 साल बाद होने वाले चुनाव में मिले, उनका फायदा। जी, बेहद शुक्रिया अमित राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों के 5 मेंबर कमेटी में जो शामिल होने वाले हैं उनके नाम भी आया कर दिए गए हैं। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो एनसीपी कांग्रेस ने कमेटी तश्कील दे दी है, यानी एनसीपी कांग्रेस देर आए दुरुस्त आयद वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है। अब एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से इससे पहले कहा जा रहा था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, इसके लिए अब कमेटी तश्कील दे दी गई है, यानी ये कमेटी अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी। फिर इन दोनों पार्टियों की तरफ से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाने के बाद इसे शिवसेना के सामने रखा जाएगा।